हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं डिस्कशन करता हूं कि जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, एक कोई टॉपिक लेता हूं और उस पर डिस्कशन आपसे करता हूं। तो पहली वीडियो मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर बना रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ठीक है। और ये दूसरी वीडियो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को लेके, और इसमें मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ मेन नेशनल इनकम को लेके, है ना। आपको पता होगा जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस की, या फिर जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कुछ मेथड होते हैं। तो हमें 4 मेन मेथड जो हमें पढ़ना है उसके बारे में आज डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीडीपी के साथ। ठीक है। जीडीपी की जो फुल फॉर्म है उसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता क्या है, थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। कि जीडीपी मेजर्स टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बॉर्डर ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, टिपिकली अ ईयर। तो यहाँ जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो मेन कीवर्ड है। इसमें जीडीपी मेजर करता है जो टोटल वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन द बॉर्डर, यानी बॉर्डर के अंदर ही होना चाहिए। जो आपका प्रोडक्शन है वो बॉर्डर के अंदर हो, यानी एक देश के अंदर ही हो। क्योंकि यहाँ देखो डोमेस्टिक लिखा हुआ है। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि घरेलू। तो इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसको मैं जीडीपी का नाम दूंगा। अब यहाँ पे फाइनल क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कंसेप्ट है क्या बेसिकली। तो यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई फार्मर है, ये जो फार्मर है ये अपनी खेती करता है और मान लो टमाटर उगाता है। अभी टमाटर बेच देता है किसी मिल वाले व्यक्ति के पास। ये मिल वाला क्या था, ये केचप बनाने वाली कंपनी है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। तो केचप बनाने वाली कंपनी यहाँ पे आ गई। इसने अब केचप बनाया, केचप बनाकर इसने जो भी अपना पैकेट वैकेट का प्राइस रखा उसको रिटेलर को दे दिया। किसको दे दिया? रिटेलर को दे दिया। अभी रिटेलर क्या कर रहा है, कंज्यूमर, हम लोग गए रिटेलर के पास, हमने इससे सामान खरीदा और हमने इसको पे किया। तो यहाँ समझना ध्यान से, अब यहाँ सुनो ध्यान से। ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, ये इसी कंज्यूमर के जेब से जो पैसा जा रहा है इसी की बात कर रहा है। क्योंकि मैं जो पैसा दूंगा उस इसमें जो भी फार्मर की जो कॉस्ट लगी, फैक्ट्री की जो कॉस्ट लगी, रिटेलर की जो कॉस्ट लगी, पूरा इंक्लूड करके, ठीक है, उसके बाद मैं कंज्यूमर उसको पे करूँगा पैसा। तो उसे कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्लियर। ठीक है। तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। ठीक है। एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूँ कि जो भी कंज्यूमर, ठीक है, पैसा दे के ख़रीदता है उसी को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहा जाता है। उसी की वैल्यू को यहाँ काउंट किया जाता है। और याद रखना विद इन बॉर्डर होना चाहिए, एक देश कंट्री के अंदर होना चाहिए, और इसमें एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है। टिपिकली एक ईयर को कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ ये कह रहा है कि ये क्या क्या इंक्लूड करता है, वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस हुई है डोमेस्टिक प्लस फॉरेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। इसमें जानते हो जीडीपी में क्या होता है, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, जैसे मान लो टाटा कंपनी है, तो टाटा ने प्रोड्यूस किया, या कोई फॉरेन कंपनी है, मान लो एप्पल कोई है, अगर वो भी यहाँ पे प्रोडक्शन करता है तो भी वह जीडीपी के अंदर ही आएगा। मेन यहाँ याद रखना है, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, विद इन द कंट्री, ये मेन है कि वो प्रोडक्शन कंट्री के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये मेन है। जीडीपी रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ नेशन, कि ओवरऑल यानी डोमेस्टिक प्लस फॉरेन कितनी कंपनियां आ रही हैं और कितना ग्रो कर रही हैं, वहाँ पे कितना आउटपुट दे रही हैं, इसको जीडीपी कैलकुलेट करता है बेसिकली। आगे आगे हम दो कंसेप्ट के बारे में समझने वाले हैं, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। इसको समझने से पहले ये समझ लो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं कोई रिमोट बना रहा हूँ, ये रिमोट है कोई, और इसको रिमोट बनाने की जो कीमत आ रही है वो मेरी 10 रुपये आ रही है। लेकिन क्या मैं 10 रुपये में ही बेचूंगा? नहीं। अगर यही करना था तो मैंने कंपनी क्यों खोली। मैं इसको बेच रहा हूँ 12 रुपये में।
इसको सोल्ड कर रहा हूँ, यानी इसे मार्केट में ले जा रहा हूँ 12 रुपये में, बनाया कितने में, 10 रुपये में। तो जो बनाया, ठीक है, उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, जिसमें बनाया है, जिस पैसे में बनाया है। और जो बेचने वाला हूँ, जो मार्केट ले जाके बेचने वाला हूँ, उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक बार पीछे करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आएगा फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जो बनाया, जो मतलब फैक्टर कॉस्ट लगी है एक ऑब्जेक्ट को बनाने में। और मार्केट प्राइस का मतलब है जो बेचने वाला हूँ जिस प्राइस पे, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब क्या कह रहा है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो और सब्सिडी को प्लस कर दो। ठीक है, समझाता हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस क्यों किया। जब मैंने ये रिमोट बनाया 10 रुपये का, तो मैंने अभी कोई टैक्स नहीं दिया इसके ऊपर, याद रखना, मैंने अभी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया है। और क्योंकि मैंने इसके ऊपर टैक्स नहीं दिया है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाता है। यहाँ सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी का मतलब होता है कोई अगर आपको हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, उसको सब्सिडी कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ पैसा है, पैसे के टर्म्स में कोई हेल्प मिलती है तो उसको सब्सिडी कहते हैं। अब एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लो रिमोट को हटाकर हम मेडिसिन ले लेते हैं। मैंने कोई दवाई बनाई है, इसकी कॉस्ट पड़ रही है 15 रुपये, मेरी फैक्टर कॉस्ट कितनी है? 15 रुपये। अब मान लो लेकिन मुझे बेचना है, तो मैं इसको 20 रुपये में बेच रहा हूँ। कितने में? 20 रुपये में। अब गवर्नमेंट देख रही है, गवर्नमेंट ने कहा यार ये दवा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बंदा तो अड़ा हुआ है कि इसको तो सीधे 20 रुपये में बेच रहा है। तो गवर्नमेंट मेरे पास आई, गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, तुम इसको ना 15 में ही कर दो। मैंने कहा, मैंने गवर्नमेंट की शक्ल देखी, मैंने कहा भाई ये बताओ कि ठीक है मैं 15 तो कर दूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, है ना? ये जो लेबर वगैरह लगी हैं, 15 रुपये तो मैं लगाया हूँ इसको बनाने के लिए, अब आप कह रहे 15 रुपये में इसे बेच दो, तो फिर मेरा फ़ायदा क्या हो गया? मेरा फ़ायदा कहाँ गया? आखिर उन लेबरों को सैलरी देनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा रखा है मैंने, उसको सैलरी देनी है, कहाँ से दूंगा ये सब में? तो सरकार कह रही है, सरकार ने सिंपल भाषा में कहा कि देखो भाई हम तुम्हें सब्सिडी दे रहे हैं ना 5 रुपये की पर यूनिट, आप जितना, आपको कितना चाहिए? 20 ना, ठीक है, आप इसको 15 में बेचो, 15 में बेचोगे और 5 हमसे सब्सिडी ले लेना। तो यहाँ पे देखो प्लस किया कि नहीं किया मैंने सब्सिडी को? तो जब भी फैक्टर कॉस्ट जीडीपी आती है तो सब्सिडी हमेशा प्लस हो जाती है। इसी का उल्टा होगा मार्केट प्राइस में। मार्केट में आप कंज्यूमर के नज़र से सोचो, क्या आप कभी सब्सिडी देते हो या आपको कभी सब्सिडी मिलती है? नहीं, तो माइनस हो गया। लेकिन ये बताओ मुझे कि क्या आप टैक्स देते हो कोई सामान खरीदते हो? जी हाँ, आप टैक्स देते हो। ध्यान से देखना, उस पर टैक्स लिखा रहता है कि आप 28%, 18% टैक्स देते हो, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में है और सब्सिडी इसमें जो है माइनस में है। किसमें? मार्केट प्राइस में। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आगे। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आसान है। तो एनडीपी क्या कहता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहता है कि जो भी जीडीपी आपकी आ रही है ना, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो वह वैल्यू जो डेप्रिसिएशन की है। सिंपल भाषा कि आपकी कोई जीडीपी होगी, जीडीपी होगी, इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। अब सवाल एक है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन यहीं लिखा है, मेरे स्लाइड में लिखा है कि डेप्रिसिएशन इज़ ऑल अबाउट, एक मिनट, डेप्रिसिएशन इज़ ऑल अबाउट वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स। जब कैपिटल गुड्स वियर एंड टीयर यानी कि उसकी जो वैल्यू है उसमें गिरावट आ जाती है, उसकी जो कीमत है उसमें गिरावट आ जाती है, उसे वियर एंड टीयर कहते हैं। जैसे मशीन रिपेयरिंग में जाती है, उसकी वैल्यू में गिरावट हो जाती है। बिल्डिंग, ठीक है, पहले एकदम चमक रही थी लेकिन अब उसकी वेयरिंग एंड टीयरिंग हो गई है। कोई इक्विपमेंट हो गया, कोई सामान हो गया, ठीक है, ठीक है, तो उसका जो प्राइस होता है वो डाउन हो जाता है, इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जीडीपी में कई ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसकी डेप्रिसिएशन हर साल तय होती है ना, हर साल उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आप एक मोबाइल फ़ोन लेने जाओ, अगले साल उसको उसी प्राइस में बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा हुआ है उस पर, ठीक है, उसकी वैल्यू घट गई है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यही कहता है कि जो भी आपकी जीडीपी आ रही है ना, उसमें से एक काम करो, डेप्रिसिएशन को हटा देना, फिर जो वैल्यू आएगी वो आपके नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या है। आगे हमें समझना है कि
NDP provides measure of a net value added by the economy after counting replacement of a renewable of depreciated capital। वही बात है, इस ये नई वैल्यू एक देता है, एक नेट वैल्यू एडिट करता है मतलब इकोनॉमी में। और कब करता है? जब हम इसको रिन्यू कर देते हैं डेप्रिशिएटेड कैपिटल, यानी वह वैल्यू जो समय के साथ कम हो गई है उसको जब आप हटा देते हो तो आप क्या पाते हो? NDP पाते हो। अब सेम यहाँ पर भी है, अगर NDP फैक्टर कॉस्ट आपको जानना है तो GDP फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हटा देना। NDP मार्केट प्राइस जानना है तो GDP मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को हटा देना, तो आपको ये सभी मिल जाएंगे। ठीक है, स्लाइड आपके लिए ओपन है, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए, जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, SSC के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं GNP की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, एक मिनट पहले इसको साइड कर दूं ज़रा, हो जा भाई, हो जा, इसको यहाँ लगा सकता हूँ मैं। चलो, ये अभी नहीं हो रहा है ना, अपने मन का ये भी है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। यहाँ वर्ड है रेजिडेंट, ये मेन है, रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। देखो क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं, पहले सिमिलर देख लो। ठीक है, सिमिलर ये है कि इसमें भी टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स और सर्विसेज की हो रही है, इसमें भी एक स्पेसिफिक पीरियड में चीज़ें हो रही हैं, यही सिमिलर है बस। अब यहाँ क्या मेन बात है? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री का मतलब है कि मान लो, ध्यान से सुनना, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप किसको काउंट करोगे? मान लो मेरा कोई दोस्त है, वो इंडियन है, और वो क्या कर रहा है? वो श्रीलंका में अपना काम कर रहा है, इनकम यहाँ भेजता है। ठीक है, यानी रेमिटेंसेस बोलते हैं उसे, जो बाहर विदेशों से इनकम यहाँ आती है, वो यहाँ भेज रहा है, तो GNP में वो भी कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट क्या होता है? सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो रेजिडेंट वह होता है जिसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक इंटरेस्ट उस देश के लिए लाई करता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेरा दोस्त था, श्रीलंका में काम कर रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ भेज रहा है? वो भेज रहा है इंडिया में, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है? इंडिया में, वो रेजिडेंट कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, वो आपको किसी और क्लास में पढ़ाऊँगा जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी आप समझो, रेजिडेंट का मतलब है कि जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के लिए लाई करे, तो वो उस कंट्री का रेजिडेंट बन जाता है। रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन, यहाँ देखो, रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन, वही मैंने कहा, इंडिया में रहना कंपलसरी नहीं है, आप बाहर कहीं भी, अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, लग्जमबर्ग, कहीं भी रहो, लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है, तो आप रेजिडेंट हो इंडिया के। और ऐसे में जो भी आप टोटल वैल्यू निकालते हो गुड्स और सर्विसेज की, चाहे भले विदेश में रहकर कमा रहे हो, लेकिन आप इंडियन हो ना, तो इसीलिए आप GNP के अंदर कंसिडर किए जाओगे। ठीक है, लोकेशन के कोई दिक्कत नहीं होती है, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, उसमें भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, याद रखना। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, है ना, ये GNP हमारे लिए है, तो ऐसे तो इंडिया में भी कुछ लोग होंगे जो विदेश से आए होंगे, राइट, वहाँ के भी कुछ पैसे कमाकर विदेश में भेज रहे होंगे। जैसे मेरा दोस्त श्रीलंका में, श्रीलंका दोस्त मेरा वहाँ रह रहा है, तो श्रीलंका का जो दोस्त वहाँ, मेरा श्रीलंका में जो दोस्त रह रहा है वहाँ पे, वो पैसा इंडिया में भेज रहा है। ऐसे ही इंडिया में भी तो कोई हो सकता है कि कोई श्रीलंका वाला हो और जो पैसा इंडिया से कमाकर श्रीलंका भेजता हो, उल्टा भी तो हो सकता है। तो यहीं पे इसे समझना है ना, यहाँ पे अगर आप समझ लिए तो काम बढ़िया हो जाएगा। इसको याद रखना जो मैंने भी बोला है, क्योंकि अभी ये काम आने वाला है आगे चल के। ठीक, आगे चल के काम आने वाला है, इसको याद रखना। इट इंक्लूड्स द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। यानी कि ये क्या कह रहा है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी देखता है कि घरेलू उत्पाद कितना हुआ है, साथ साथ ये भी देखता है कि अब्रॉड से कमाए हुए
पैसे उसको भी ये काउंट करता है, बाहर से जो कमाया हुआ पैसा उसे भी काउंट करता है, जो कि रेजिडेंट कमाते हैं कंट्री के लिए। अब वो प्रॉफिट हो सकता है, कोई सैलरी हो सकती है, ठीक है, जो कि बाहर इन्वेस्टमेंट करके उसने जनरेट किया हुआ है, ये सब इसके अंडर में आ जाता है। नेक्स्ट आगे टॉपिक बात ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा है, ठीक है। आगे है कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। जब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आप नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर देते हो और डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो तो आ जाता है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब समझना कि ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है, वही जो मैंने अभी आपको बताया है ना। याद करो मैंने आपसे क्या कहा कि जब नेट लग जाता है ना तो यानी कोई चीज़ माइनस होती है। जब नेट लग जाता है, जब मैं नेट लगा हुआ है तो कोई चीज़ माइनस होगी। तो जो मैं अभी पीछे आपको बता रहा था ना कि मेरा दोस्त श्रीलंका में काम कर रहा है, तो उसने जो पैसा है वो इंडिया में भेजा, और ऐसा ही इंडिया में भी एक बंदा था जो श्रीलंका का था और इंडिया में काम करता था, और जो पैसा था इंडिया से कमाकर श्रीलंका भेजता था। तो इसको माइनस कर देने को ही नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड कहा जाता है। चलो बोर्ड पे मैं थोड़ा समझाता हूँ ना, एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझो, ठीक है। इसको समझा रहा हूँ मैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को समझा रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो सुनो ध्यान से, चलो शुरू करें। चलो देखो, मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई फ्रेंड है, ये रहा मेरा फ्रेंड, ये यहाँ से कमा रहा है 100 रुपये। कितना? 100 रुपये। और ये हमारा इंडिया है, ये हमारा प्यारा भारत है। ड्राइंग थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी लेकिन देखना समझना थोड़ा, ये भारत है हमारा। तो 100 रुपये श्रीलंका में बैठकर, ये कहाँ बैठा है? श्रीलंका में बैठा है, वहाँ से कमा रहा है 100 रुपये। और इसने क्या किया? 80 रुपये भेजे। यहाँ कितने भेजे? 80 रुपये। 80 रुपये इसने भेजे, क्योंकि 20 रुपये वो खुद भी तो रखेगा, खुद भी तो कुछ खाएगा पिएगा। और यहाँ पर मान लो कलर चेंज करता हूँ जल्दी से, और थोड़ा पतला कर देता हूँ इसकी इंक को। और यहाँ पर मान लो ये कोई बंदा था, ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये मान लो ऑस्ट्रेलिया का है। ये कहाँ का है हमारा? ये ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति है, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी बना देते हैं, ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ये बंदा तो इंडिया में है, राइट। कमा इंडिया से रहा है, कमा कहाँ से रहा है? इंडिया से कमा रहा है। तो जब इसने इंडिया से कमाया तो इसके ऑस्ट्रेलिया में कोई तो होगा रिश्तेदार, जैसे इसका श्रीलंका में कमा रहा था, ये व्यक्ति श्रीलंका में कमा रहा था, लेकिन इसने पैसा कहाँ भेजा? इंडिया में भेजा, क्योंकि इसकी फैमिली यहाँ थे 80 रुपये। वैसे ये बंदा ऑस्ट्रेलिया, ये भले ही यहाँ रह रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में इसका कोई तो घर परिवार होगा। तो ये मान लो यहाँ पर इसने कमाया, फिर मान लेते हैं 100 ही रुपये मान लेते हैं, इसने 100 रुपये यहाँ कमाया। अब यहाँ पर ख़र्चा ज़्यादा था, तो क्या हुआ? इसने जो ऑस्ट्रेलिया में भेजा वो 70 रुपये भेज दिए, ठीक है। तो यानी हमारी कंट्री में कितना पैसा आया? 80 रुपये। कंट्री से कितना गया? 70 रुपये। तो जब 80 और 70 को माइनस कर दोगे ना तो आता है आपका नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब समझ गए बात को? ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। ये श्रीलंका में मेरा दोस्त था, 100 रुपये कमाता था, 80 रुपये भारत के लोगों, मतलब भारत के परिवार जहाँ पे उसके परिवार रहता था, उसने 80 रुपये भेज दिए। कोई गोरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन में था, वो भी 100 रुपये कमाता था यहाँ पे, उसने घर पे अपने ऑस्ट्रेलिया पे कितने भेजे? 70 रुपये भेजे। तो जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना, ये सिंपली ये कहता है कि जो इंडिया में आया पैसा है और जो इंडिया से गया पैसा है उसको माइनस कर दो तो आपको नेट निकल आएगा, ठीक है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी कितना अब्रॉड से आया है, तो 10 रुपये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ना समझ आए पीछे जाओ, एक बार रिकैप करो, देखो। और आप इसको प्लस करते हो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड को, और डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो। मार्केट प्राइस में क्या होगा? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आप लोगे, मार्केट है तो आप अगेन इनडायरेक्ट टैक्स को दोगे और सब्सिडी को माइनस करोगे, सिंपल भाषा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एनएनपी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये ड्राइव होता है जब आप जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हो डेप्रिसिएशन। वही जैसे आपने जीडीपी में पढ़ रखा ना, जीडीपी और एनडीपी, है ना, तो सेम यहाँ पर भी वही है।
कि जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन रहा था उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो क्या, डेप्रिसिएशन। वही जो सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी ये जो सिमिलरली लिखा है, सिमिलरली जो एनडीपी में आप कर रहे थे सेम वैसे ही करना है आपको, डेप्रिसिएशन ही माइनस करना है इसमें भी। ध्यान नहीं देना इसमें किस में से करोगे, जीएनपी में से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से। जो एनएनपी है वो रिप्रेजेंट करता है नेट वैल्यू एडेड बाय इकोनॉमी आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन कैपिटल गुड्स। सेम वही चीज़ है जो पीछे हमें बताई गई है। अच्छा याद रखना, इंडिया में अगर आप बोल रहे हो नेशनल इनकम तो यही वो इनकम है जो कैलकुलेट की जाती है। अगर इंडिया के टर्म्स में हम बोल रहे हैं कि नेशनल इनकम क्या है इंडिया की, तो यही वो फैक्टर है, मेन फैक्टर एनएनपी, जिसको काउंट किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो मेरी आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। तो ये मेरी वीडियो थी जो कि मुझे बताना था कि आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको कोई और किसी और वीडियो पे, अगर आपको मतलब किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा। ठीक है, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का एक और वीडियो है, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि वो भी जान सके इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।